ऑल राइट, सो हेलो क्लास 11th, क्या हाल चाल बच्चों? बढ़िया, मस्त, स्वस्थ हो, आनंदित हो, तंदुरुस्त हो। तो बेटा आज हम लोग आ चुके हैं एक नए टॉपिक को लेके। वो टॉपिक क्या है हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन। कल यंग भाई ने प्रूव किया था कि जो लाइट है उस लाइट का नेचर क्या है? सर लाइट एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो बेटा अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन होता क्या है। तो अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन क्या है, फिर एक एक करके इनके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और ध्यान से सुनना, पूरे फोकस से सुनना, ठीक है? आओ देखो क्या है बेटा कि दीज आर द वेव विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड प्रोपोगेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। अच्छा, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है बेटा ये एक इस टाइप की वेव है। ये एक ऐसी वेव है जो कि तब बनती हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। सर यहाँ पर वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लिखा है। वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब क्या है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा हो, मतलब कभी बढ़ा फिर कम हुआ, फिर बढ़ा फिर कम हुआ, इस तरह से वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये हुआ। वायरिंग मतलब क्या? बदलना। अगर बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है? ठीक है, हाँ सर। उस केस में एक नए टाइप ऑफ वेव का, उस केस में एक नए टाइप ऑफ वेव का प्रोडक्शन होता है। उस वेव को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उस वेव को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? क्या ये बातें आप समझ पाए हो? अब जैसे इसको एग्जांपल के तौर पे समझो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हों, जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हों, उस केस में एक नए टाइप ऑफ वेव का प्रोडक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ठीक है। तो ये बात समझ पाए कि दीज आर द वेव विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड प्रोपोगेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। मतलब क्या? मतलब ये कहने का मतलब बेटा, कहने का मतलब ये है कि ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। समझो, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या कर रहे हैं? ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो हैं, लेकिन ये जिस डायरेक्शन में चलेंगे वो डायरेक्शन भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कौन सी डायरेक्शन में चले कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर हो? समझो। अगर ये बेटा देखो, ये क्या हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। अगर ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में ऑसिलेट करते हुए आगे जाएं तो क्या होगा बेटा? ये जो हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस जो है वो एक्स के परपेंडिकुलर होगा, जेड एक्सिस भी एक्स के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होगा कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड? नहीं समझ पाया सर, नहीं समझ पाया सर, इमेजिन नहीं हो रहा। फिर समझो, पेन है, 2 पेन देना, 2 से 3 पेन हो तो और अच्छी बात है। नहीं है? देखो ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब बनेगा भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब बनेगा भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब बनेगा भाई? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रही हो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रही हूँ। हाँ सर। और ये किस डायरेक्शन में मूव करें? ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये किस डायरेक्शन में मूव करें? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर ये दोनों इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, समझो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से,
अगर ये दोनों इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें तो क्या ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं रहेंगे? सर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, और अगर वो लोग एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये हमारा हाथ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे को मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे को मूव कर रहा है, तो क्या आप मुझे ये बताओ कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर है कि नहीं दोनों फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव कर रहा है, ये क्या है? ये एक्सिस क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये एक्सिस क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस एक्सिस के अलावा ऐसे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस एक्सिस के अलावा ऐसे मूव कर रहा है। तो बताओ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है कि नहीं? सर बिल्कुल है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है कि नहीं? सर बिल्कुल है। ठीक है, ठीक है, हाँ सर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब प्रोड्यूस होते हैं कि जब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ए वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देना, वायरिंग बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बढ़ रहा हो, घट रहा हो, वैरी कर रहा हो, कांस्टेंट ना हो। जब हमारा वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हो उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पहले तो आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, सर बिल्कुल। और तो और वो जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में ये दोनों वेव मूव कर रहे हो, वेव तो उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होने चाहिए। उस केस में जो हमारे पास एक नए टाइप ऑफ वेव का क्या होगा, हम लोग जब नए टाइप ऑफ वेव को हम लोग प्राप्त करेंगे, उस वेव को हम लोग क्या बोलेंगे? उस वेव को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उस वेव को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ये बातों को आप समझ पाए, रिलेट हो पाया क्या? देखो मैं कैमरे किस तरफ हूं, अगर आप मेरे पास होते तो मैं इसको और बेहतर समझाने की कोशिश करता, लेकिन अभी मैं जितना समझा सकता था उतना समझाया। आप इस तरह से पेन को पकड़ना, अपने हाथ को इस तरह से ऊपर नीचे करना, मूव करना अपने हाथों को, और सोचने की कोशिश करना कि हाँ देखो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ गए बात को? तो ये डेफिनेशन क्लियर हुआ क्या? ये डेफिनेशन क्लियर हुआ क्या? तो बेटा जो ग्राफ मैंने आपको जो ग्राफ आपको अपने हाथों की हेल्प से बना के दिखाया, समझाने की कोशिश किया, उसको मैं अब यहां पर बोर्ड पर बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखता कैसा है? तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे लाइट है, ये सभी क्या हमारा एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट वगैरह सभी एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या ध्यान देना है कि ये तभी बनेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हो, और जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हो वो दोनों वेव उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होंगे। चलो तो इस डायरेक्शन को हम लोग डायग्राम को बनाते हैं। देखो ये बेटा हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया? वाई एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया? एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या हो गया? जेड एक्सिस। देखो वीडियो में सारा आ रहा है, ठीक है? बात को ध्यान से समझना बेटा, बात को ध्यान से समझना बेटा, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर एक्स क्या है? ये जो बेटा एक्स एक्सिस है, ये क्या है? यही है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये क्या है बेटा? एक्स एक्सिस जो है हमारा, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, यानी कि ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में वेव्स प्रोपोगेट करती हैं। हाँ या ना बोलो, मन में बोलो, आवाज आ रही है? हाँ या ना? ठीक है, हाँ सर। अब देखो अगली बात समझो, क्या बोल रहा था बेटा? मान लिया कि वाई एक्सिस जो है, जो हमारा वाई एक्सिस है, वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। वाई एक्सिस किसका डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। और जो हमारा जेड एक्सिस है, ये किसका डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। सर ये बी वेक्टर मतलब क्या? वेक्टर पढ़ लिया आप लोगों ने फिजिक्स में वेक्टर पढ़ लिया क्या? वेक्टर पढ़ लिया होगा तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। बी वेक्टर मतलब क्या? ये है मैग्नेटिक फील्ड। बी वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, और ई वेक्टर मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारी बातें भी मैं आपको पढ़ा रखा हूं, ठीक है? हाँ सर। अब देखो होता क्या है, ठीक, ये हमारा क्या हो गया भाई? मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं? हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। और देखो
एक सेकेंड, ये हमारा क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्शन किसका है, देखो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेव। ये जो वेव्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्रिएट हो रही हैं, और ये जो वेव्स है किसकी वजह से क्रिएट हो रही है बेटा, ये वेव्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्रिएट हो रही हैं। क्या आपको दिख रहा है कि ये दोनों वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दोनों वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? हाँ सर, ये वेव तो इस तरह से नीचे की तरफ है, और ये वेव अंदर प्लेन के अंदर की तरफ है। दिख पा रहा है? यस सर। इसको भी मैं बेटा समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा सा समय देना बेटा, आप समझो। इसको 3D में बनाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करते रहो। है ना? बताओ, दिख पा रहा है क्या? दिख पा रहा है क्या बेटा? दिख पा रहा है क्या? दिख पा रहा है क्या? सिमिलरली ठीक है, समझ पा रहे हो? तो इसमें हो क्या रहा है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम का, जो ये जो वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरल रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम के हेल्प से। देखो अब ये 2D है, 2D में मैं 3D वाली चीज तो नहीं बना पाऊंगा, बट मैंने ट्राई किया कि जितना हद तक एक्यूरेट बना सकूं। ये क्या हो गया, ये वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, सॉरी ये वेव्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये क्या हो गया, वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक, हाँ सर। ये दोनों वेव्स क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों वेव्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, हाँ सर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वेव्स जिस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ये दोनों वेव्स उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, वो ये दोनों वेव तो बेटा इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना? हाँ सर, हाँ सर। तो क्या इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ये वाला वेव नहीं है? क्या इस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर ये वाला वेव नहीं है? सर बिल्कुल है, सर बिल्कुल है। क्या आप ये बात समझ पाए? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव होता है जो कि तब बनता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रही हो, और जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही हैं वो उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर हो। ठीक है, पक्की बात। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन समझा पाए आपको? क्या आप समझ पाए? इस डायग्राम को समझ पाए आप लोग? अगर समझ पाए हो बेटा तो पहले इन सारी चीजों को आप लिख लो, फिर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते हैं कि उसकी क्या खास बात होती है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। जल्दी लिखो पहले आप इसको। तो चलो बेटा, अब हम लोगों ने ये समझ लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन होता क्या है। अगर बच्चा आप में से किसी भी बच्चे को ये बात नहीं समझ में आई कि क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन सर, या आप में से किसी को भी कोई डाउट है, देन डू लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर ईच ऑफ यू। तो सीरियस रहना, चीज़ों को स्किप मत करना। ये नहीं कि नहीं समझ में आया तो छोड़ दिया, नहीं। अभी तो बेटा जर्नी की स्टार्टिंग है, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, अभी तो शुरुआत है। तो शुरुआत में छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा यार? शुरुआत में ही तो सबसे अधिक जान लगा के पकड़े रहो, छूटेगा, बीच में छूटता है जब डिमोटिवेशन वगैरह आने लगता है, डर लगने लगता है। लेकिन उस समय खुद के ऊपर डर को हावी मत होने देना। अभी जिस चीजों को तुम पकड़ के रखे हो, अभी जो तुम अपने अंदर स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हो, वो आपको मिड जर्नी में काम देगा। तो अभी से ही, आज से ही, इसी पर से आपको ये बात मान के रखना है कि टॉपिक डिफिकल्ट हो, टॉपिक आसान हो, टॉपिक मॉडरेट हो, सेम एटीट्यूड रखना है। पूरे पेशेंस से हर टॉपिक को सुनना है, पूरी जान लगा के उसको समझने की कोशिश करनी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है यार। और मैं आपके साथ हूं, कोई भी डाउट है प्लीज पूछो,
पूछो पूछो, मैं पक्का बताऊंगा, मैं पक्का बताऊंगा, ठीक है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आगे की बातें। क्या कहता है, दे कंसिस्ट, अब देखो इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, हाँ सर, तो क्या है कि दे कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, लेकिन किस वे में, ऑसिलेटिंग वे में। याद करो मैंने आपको पिछले किसी क्लास में बताया था कि अगर चार्ज रेस्ट पर है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज अगर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करने वाला है। लेकिन अगर चार्ज इस तरह से धड़ 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 ऑसिलेट करे, क्या ऑसिलेट ऑसिलेट, मीन पोजीशन वापस, मीन पोजीशन वापस, मीन पोजीशन वापस, इस तरह से मीन पोजीशन से आगे गया फिर पीछे गया फिर वापस, आगे गया पीछे गया फिर वापस। तो अगर चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है बेटा, अगर चार्ज पार्टिकल ऑसिलेशन करना शुरू करे तो हमें क्या देखने को मिलती है, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑब्टेन होती हैं। बता रखा हूं आपको सारी बातें, ये सारी बातें मैं आपको बता रखा हूं, हाँ सर सब बातें आप बता रखे हो, हम ही लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है बेटा। अगली बात, दीज रेज ट्रेवल विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये रेज किस वेलोसिटी से ट्रेवल करती हैं, लाइट के वेलोसिटी से ये सारी रेज ट्रेवल करती हैं। और आपको पता है कि लगभग वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की वेलोसिटी जो वैक्यूम में है और एयर में लगभग बराबर होती है, तो इस वजह से हम लोग उसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एक ही बार में लिख दे रहे हैं। बाकी आपको पता है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, मतलब थोड़ा सा लाइट में अधिक होता है, एयर में थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, पक्की बात, हाँ सर। अब आगे देखो, These rays do not deflect in electric field and magnetic field। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से ही प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो इनसे डिफ्लेक्ट नहीं होता। मतलब जब परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रहे होते हैं तभी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होता। बन गया जब एक बार ना, तो उनको इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंडिपेंडेंट बच्चा है ये, अपने घर का, अपना डिसीजन खुद लेता है, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बात देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर ट्रांसमिशन। मतलब इनको चलने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मीडियम हो मीडियम ना हो, ये चलेंगे तो चलेंगे, ये अपना काम करेंगे तो करेंगे, डिस्ट्रैक्शन हो प्रॉब्लम हो न हो, ये वो बच्चा है जिसको अपना काम करना ही है। ये अपने काम को सिचुएशन पे नहीं डालता कि ये हो गया तो मैं नहीं कर पाया। मेहनती है, ऑनेस्ट है, खुद के साथ ऑनेस्ट है, और खुद के साथ ऑनेस्ट होना बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद से ऑनेस्ट हो तो आप बहुत आगे निकल जाओगे, लेकिन आप खुद के साथ अगर ऑनेस्ट नहीं हो, मक्कारी कर रहे हो, तो आप कभी कुछ कर भी नहीं पाओगे। ठीक है सर, डिमोटिवेट कर दिया, नहीं ये मोटिवेशन ही था, मोटिवेशन ही था। ऑनेस्ट हो ना खुद के साथ, खुद के साथ ईमानदारी करो। चलो आगे देखो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जितनी अधिक इंटेंसिटी हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास जितनी अधिक फ्रीक्वेंसी होगी उतनी उसकी एनर्जी भी अधिक होगी। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसका मतलब क्या, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटेंसिटी ज्यादा तब भी एनर्जी ज्यादा। इसका मतलब क्या सर, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। हाँ सर, लेकिन हम लोगों ने एक बात और देखा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी आल्सो। इंटेंसिटी के भी बढ़ने से एनर्जी बढ़ रही थी और फ्रीक्वेंसी के भी बढ़ने से एनर्जी बढ़ रही थी। हाँ सर, इन दोनों को अगर हम लोग ध्यान से देखें, इन दोनों को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या हम लोग ये बात भी नहीं बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो किस बात पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, या फ्रीक्वेंसी भी इंटेंसिटी से प्रभावित होगा। क्या ये बातें भी क्लियर हुई? क्या ये बातें भी क्लियर हुई? बोलो भाई। चलो चलो, और अगर आपको लग रहा है कि ये बात सही है तो ये बात गलत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बात सही है तो ये बात गलत है। इंटेंसिटी से फ्रीक्वेंसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला।
समझ गए बात को? हाँ, इंटेंसिटी से फ्रीक्वेंसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में समझेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में समझेंगे, वहीं पे समझाऊंगा कि देखो यहाँ पे गलत काटा था, ड्रॉबैक निकालूंगा आपको, वहीं पर मैं एक ड्रॉबैक निकालूंगा। हाँ सर, अरे बच्चा तो खुश हो गया सर, बिल्कुल मैथमेटिकल रिलेशन बन रहा है सर, मैथमेटिकल रिलेशन बन रहा है, गलत है। ठीक है, चलो इसी तरीके से हंसी मजाक में पढ़ते रहेंगे बेटा। सर हंसा कहाँ रहे हो, आप तो बस बोर कर रहे हो। चलो आगे देखो, बोर कर रहा हूँ, बहुत अधिक बोर हो रहे हो। तो अब कुछ एग्जांपल अगर आप देखना चाहो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो जैसे एक्सरे हो गया, अल्ट्रावायलेट रे हो गया, यूवी रे हो गया, गामा रे हो गया, ये सभी क्या है हमारे, ये सभी क्या है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल्स हैं। तो अब जल्दी से इन सारी बातों को लिखोगे या इसका स्क्रीनशॉट लोगे, फिर हम लोग आगे की बातों को समझेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझने की कोशिश करेंगे। जल्दी लिखो बेटा। हाँ बेटा, तो अब हम लोग समझते हैं सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है इसको समझते हैं और इसको आप लोग लिखोगे और हम लोग इसके बारे में एकदम डिटेल में चीजों को समझने का प्रयास करेंगे और प्रॉपर सीक्वेंस भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है क्या। सबसे पहली बात आप समझो कि द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक अरेंजमेंट है, एक अरेंजमेंट है जिसमें हम लोग डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के अकॉर्डिंग रखते हैं। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम लोग डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस प्रॉपर वे में उनको अरेंज करते हैं। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम लोग या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, पक्की बात। तो डेफिनेशन समझ में आया आपको, डेफिनेशन आपको समझ में आया क्या कि है क्या हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सर ये एक अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अरेंज कर रहे हैं, यही होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को आप समझ पाए क्या, इसकी सारी बातें आपको क्लियर हुई क्या? हाँ सर, हो गई सर, बस छोटी सी बात थी, डेफिनेशन थी, इंग्लिश था, कुछ नहीं था। ठीक है, अब देखो ध्यान दो और चीजों को ध्यान से समझो। अगर हम लोग बेटा वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज करें तो सबसे कम वेवलेंथ होता है बेटा गामा रेज का, फिर एक्सरे का, फिर अल्ट्रावायलेट रे का, फिर विजुअल रे का, फिर इंफ्रारेड का, फिर माइक्रोवेव का, फिर रेडियो वेव का। यानी कि सबसे कम वेवलेंथ गामा, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजुअल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। यानी कि क्या हो गया कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करें तो हमारा वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। इसका वेवलेंथ सबसे कम, इससे ज्यादा इसका, इससे भी 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 ज्यादा इसका। मतलब क्या, लेफ्ट टू राइट जब हम लोग मूव कर रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है। हाँ सर, अब आप एक बात बताओ कि जो आपको एक बात पता है तो ठीक, नहीं पता है तो अभी लिख लो, नहीं पता है तो अब लिख लो, पता हो जाएगी कि बेटा जो वेवलेंथ होता है और जो फ्रीक्वेंसी होते हैं आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन शो करते हैं। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन शो करते हैं। यानी कि जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगा और वेवलेंथ अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, या वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम और फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, इसका मतलब सर इसका जो वेवलेंथ था वो सबसे कम था कि नहीं, इसका वेवलेंथ सबसे कम था ना, हाँ सर, और इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा था ना, हाँ सर। इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाएगा, इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाएगा और इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो जाएगा। जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, अगर लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है तो लेफ्ट टू राइट फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा।
ये बात समझ पा रहे हो आप लोग, लेफ्ट टू राइट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, ठीक। हाँ सर, अब देखो मैं, ये क्या है बेटा, ये हमारा फ्रीक्वेंसी, ये क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं करते हैं, आपको पता है। अब बेटा फ्रीक्वेंसी का मैं यहाँ पर एक चार्ट बना के ले आया हूँ कि किस रे का कितना फ्रीक्वेंसी होता है, किस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी किस ऑर्डर में बिलोंग करता है। तो जो बेटा गामा रेज है हमारे पास, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 20 से 10 टू द पावर 24 हर्ट्ज के बीच में होती है। ये है हमारे पास एक्सरे, एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा 10 टू द पावर 18 से 10 टू द पावर 20 हर्ट्ज के बीच में होती है। ये हमारे पास हो गया अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 टू द पावर 16 से 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज के बीच में लाई करती है। ये हो गया हमारा विजिबल लाइट, विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो 10 टू द पावर 14 से 10 टू द पावर 15 के बीच में लाई करती है। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 12 से 10 टू द पावर 14 के बीच में लाई करती है, ठीक है। ये हो गया हमारा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 टू द पावर 18 से 10 टू द पावर माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 12 के बीच में बिलोंग करती है। और ये हो गया हमारा रेडियो वेव, रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 टू द पावर 0 से 10 टू द पावर 18 के बीच में बिलोंग करती है। तो आपने क्या देखा था कि इधर से इधर जाते वक्त जो हमारा वेवलेंथ था वो इंक्रीज कर रहा था, इसका मतलब सबसे अधिक वेवलेंथ इसका था, लेकिन फ्रीक्वेंसी देखो सबसे कम इसकी। तो यहां से भी आप समझ सकते हो कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो क्या ये टेबल समझ में आया आपको, ये सीक्वेंस समझ में आया आपको? इसको बेटा आपको नोट करना है, नोट करके दिमाग में फिट कर लेना है, इसको याद रख लेना है। क्यों? 12th में से काम आएगा, अभी तो बहुत ज़्यादा काम नहीं आने वाला, बट याद कर लो, बट याद कर लो। लेकिन 12th में जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ोगे फिजिक्स में जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे वहाँ पे बहुत कम आएगा, मतलब 12th में इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। तो अभी ही कर लो ना यार, वहाँ पे जाके करोगे इससे अच्छा भी कर लो, वहाँ के लिए बर्डन कम रहेगा। काम चोरी तो करना नहीं है हमें, अभी यार आपने बताया काम चोरी को त्याग दो, पूरी मेहनत करो, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हुई। तो बेटा आप पहले इसको लिखो, फिर मैं अगले पेज पे इनके वेवलेंथ का भी ऑर्डर बता देता हूँ। अगले पेज पे मैं इनके वेवलेंथ का भी ऑर्डर बता देता हूं, बट उससे पहले आप इन सारी बातों को नोट करोगे, उससे पहले आप इन सारी बातों को नोट करोगे और बार बार रिवाइज करोगे। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, तो जल्दी नोट करो बेटा। तो चलो बेटा अब हम लोग नेक्स्ट सीक्वेंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं और उनके भी ऑर्डर को, उनके भी वैल्यू को ध्यान से मेमोराइज रखेंगे। जैसे मैंने आपको फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बता दिया था, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बता दी थी। अब हम लोग वेवलेंथ देख रहे थे। जैसे जो हमारे पास गामा रेज है उसका जो वेवलेंथ होता है वो 10 टू द पावर -16 से 10 टू द पावर -12 मीटर के बीच में लाई करता है। एक्स रे जो है वो 10 टू द पावर -12 मीटर से 10 टू द पावर -8 मीटर तक लाई करता है। और यूवी रे यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज की जो वेवलेंथ है वो 10 टू द पावर -8 मीटर से -8 मीटर से 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर तक बिलोंग करती है, ठीक है। हाँ सर, विजिबल लाइट जो है बेटा उसका जो वेवलेंथ है वो 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर से लेकर के 7 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर तक बिलोंग करती है। विजिबल लाइट का वेवलेंथ इस वैल्यू से लेकर के इस वैल्यू तक के बीच में बिलोंग करता है। अगली बात देखो, जो हमारे पास इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड का वेवलेंथ 7 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर से लेकर के 10 टू द पावर -3 मीटर तक बिलोंग करता है, ठीक है। हाँ सर, अच्छा, माइक्रोवेव का वेवलेंथ 10 टू द पावर -3 मीटर से 1 मीटर के बीच में लाई करता है, या 1 मीटर भी हो सकता है। और रेडियो वेव का वेवलेंथ देखो कितना अधिक है, 1 मीटर से लेकर के 10 टू द पावर +8 मीटर तक बिलोंग करता है। रेडियो वेव का वेवलेंथ 1 मीटर से लेकर के 10 टू द पावर +8 मीटर तक पहुंच जाता है। कोई दिक्कत? तो आपको इस टेबल से भी दिख रहा होगा कि लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे हो तो हमारा वेवलेंथ बढ़ रहा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इसी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में अरेंज करने के प्रोसेस को ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब कि हम लोग मतलब क्या कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ अरेंज कर रहे हैं, या उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी अरेंज कर रहे हैं, या उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ अरेंज कर रहे हैं, या उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी अरेंज कर रहे हैं। इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। समझ में आया बात? ठीक है। अब देखो
अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं तो विजिबल लाइट के बारे में, है ना। तो विजिबल लाइट कौन सा होता है बेटा? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर, विबग्योर जो है वो क्या है? विजिबल लाइट है। तो हम लोग अब समझते हैं कि विजिबल लाइट में वेवलेंथ का क्या ऑर्डर होगा। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो जो हमारे पास वॉयलेट होता है, वॉयलेट का जो वेवलेंथ है वो 380 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर के बीच में बिलोंग करता है। इंडिगो का जो वेवलेंथ है वो 450 नैनोमीटर से लेकर के 475 नैनोमीटर तक लाई करता है। ब्लू लाइट जो है उसका जो वेवलेंथ है वो 475 से लेकर के 495 तक लाई करता है। और ग्रीन लाइट जो है हमारे पास उसका वेवलेंथ 495 नैनोमीटर से लेकर के 570 नैनोमीटर तक लाई करता है। येलो लाइट का वेवलेंथ 570 नैनोमीटर से लेकर के 590 नैनोमीटर तक बिलोंग करता है। जो हमारे पास ऑरेंज लाइट है उसका वेवलेंथ 590 नैनोमीटर से लेकर के 620 नैनोमीटर तक लाई करता है। और जो हमारे पास रेड लाइट है उसका जो वेवलेंथ है वो 620 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तक लाई करता है। ठीक है, तो ये हो गया। आप इसको भी ध्यान से देखो तो यहाँ पर वेवलेंथ कम है लेकिन यहाँ पर जाते जाते वेवलेंथ बढ़ गया। इसका मतलब जो विजिबल लाइट्स हैं उस केस में भी वेवलेंथ लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, यानी कि वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम और रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो ये केस भी समझ में आया आपको? ये केस भी आपको समझ में आया? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अब आओ ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। तो बेटा वेवलेंथ का जो ऑर्डर होगा फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बिल्कुल उसके विपरीत होगा। वेवलेंथ का जो ऑर्डर है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर वेवलेंथ वाले ऑर्डर के बिल्कुल अपोजिट होगा। हाँ या ना बोलो सर? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर आपने अभी एक रिलेशन बताया था कि जो वेवलेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, यानी कि वेवलेंथ अगर ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम। ठीक है, हाँ सर। तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की, फिर इंडिगो की, फिर ब्लू की, फिर ग्रीन की, फिर येलो की, फिर ऑरेंज की, फिर रेड की। अब देखो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इसको देखते हैं। वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी 7 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 7.9 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच की होती है। ठीक। इंडिगो की फ्रीक्वेंसी 6.7 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 7 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। और ब्लू की फ्रीक्वेंसी 6.1 × 10⁻14 से लेकर के 6.7 × 10⁻14 तक होती है। ग्रीन की फ्रीक्वेंसी 5.3 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 6.1 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। अब येलो की फ्रीक्वेंसी 5.1 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 5.3 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। अब ऑरेंज की फ्रीक्वेंसी 4.8 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 5.1 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। अब रेड की फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻14 से लेकर के 4.8 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। तो आप क्या देख रहे हो कि लेफ्ट टू राइट फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होते जा रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है। तो क्या आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझ में आया? क्या आपको ये टेबल समझ में आया? क्या आपको ये अरेंजमेंट समझ में आया? अगर आ गया तो बेटा जल्दी से इसको नोट डाउन करो या इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते हैं। जल्दी करो। तो बेटा यंग ने तो ये बात प्रूफ कर दिया था कि लाइट के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर होता है, लेकिन अब हम लोग इससे कुछ डिसएडवांटेज पे आ जाते हैं। मतलब कि लाइट कई जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर को शो नहीं कर रहा था। मतलब कि अगर हम लोग लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान लें तो कुछ फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो मैं सारे पॉइंट्स को लिखा हूं कि सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना सच एज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव मानते हैं तो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस जैसे फिनोमिना को तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा कर लें, लेकिन कुछ ऐसे फिनोमिना है, लेकिन हाउएवर फॉलोइंग आर सम ऑब्जर्वेशन व्हिच कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। नीचे एक दो फिनोमिना ऐसे लिखे गए हैं जिसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव मान के। ये जो नीचे बेटा ये जो ऑब्जर्वेशन लिखे गए हैं, जो एक्सपेरिमेंट लिखे गए हैं, इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे बाय कंसीडरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज अ वेव। ठीक बात है, समझ पा रहे हो बात को? यस सर। सर वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे? जैसे नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी, जिसको हम लोग ब्लैक बॉडी भी कहते हैं। मतलब किसी हॉट यानी किसी गर्म वस्तु से किस तरह से और किस अलग अलग वेवलेंथ के कैसे एनर्जी रिलीज हो रही है, इसके बारे में हम लोग नहीं समझ पा रहे थे।
जिसको हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। सर नहीं समझ में आया, अभी आपने क्या बोला, समझना भी नहीं है, बस आपको यहाँ से ये इस बात को याद रखना है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम लोग लाइट को वेव कंसीडर करके नहीं समझ पा रहे थे। सर ये क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन? कल के क्लास में हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही पढ़ेंगे, ठीक। दूसरा क्या नहीं एक्सप्लेन हो पाया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब लाइट को हम लोग वेव मान के एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन के फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। फिर क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन सभी बातों को हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो। आप या तो इसको नोट डाउन कर लो या इन सबका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया बेटा, हो गया। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास को आपने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। आज की क्लास में पढ़ाए गए सभी टॉपिक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बढ़िया अंदाज में समझ में आए होंगे। तो बेटा ख्याल रखो, पूरी जान लगा के पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।